नमस्ते दोस्तों, अगर आप एक इंडियन हैं तो आपको अपने देश की आज़ादी की कहानी जरूर जाननी चाहिए कि भारत को अंग्रेजों से आज़ादी कैसे मिली थी। झांसी की रानी, मंगल पांडे, भगत सिंह और महात्मा गांधी जैसे बड़े बड़े नेताओं का क्या रोल था भारत की आज़ादी में, और कांग्रेस पार्टी जिसे अंग्रेजों ने बनाया था उसका क्या रोल था भारत की आज़ादी में, और कैसे सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों को हराने के लिए हिटलर तक से जा मिलते हैं। भारत की इस आज़ादी के लिए कितनों ने अपने लाइफ तक को सेक्रीफाइस कर दिया। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जय हिंद, जय हिंद। मैं आकाश सिंह राजपूत एक और बार स्वागत करता हूं आपका आज के एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, जिसमें हम भारत के आज़ादी की कहानी को जानेंगे। वह कौन सी स्ट्रैटेजी थी जिसने अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें या इसे सेव कर ले ताकि आप इसे बाद में भी देख सके। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। ये बात है 1608 ईस्वी की, जब अंग्रेजों की एक प्राइवेट कंपनी जिसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी था वह भारत मसालों के व्यापार के लिए आई थी। लेकिन धीरे धीरे इन्होंने यहाँ के कंडीशन को समझा और 1837 तक इन्होंने पूरे भारत पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तरीके से कब्जा कर लिया। डायरेक्टली मतलब वो स्टेट्स जहाँ ये खुद के मर्जी से रूल करते थे, और इनडायरेक्टली मतलब वो स्टेट्स जहाँ ये किसी राजा या निजाम के साथ मिलकर रूल करते थे। लेकिन ये बात ईस्ट इंडिया कंपनी को पसंद नहीं थी। वे पूरे भारत पर खुद के मर्जी से रूल करना चाहती थी। इसलिए भारत में जितने भी प्रिंसली स्टेट थे जहां राजा या निजाम रूल करते थे, उन सारे स्टेट को ईस्ट इंडिया कंपनी हड़पने का प्लान बनाती है। अंग्रेज ये बात जानते थे कि ऐसा करने के लिए इन्हें बहुत बड़ी सेना की जरूरत पड़ेगी, इसलिए ये लगातार अपने आर्मी को बढ़ा रहे थे। लेकिन अपनी सेना को बड़ा करने के लिए इतने सारे अंग्रेजों को भारत लाना पॉसिबल नहीं था, इसलिए वे लोकल इंडियंस को अपनी सेना में शामिल करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अंग्रेजों को इंडियंस पर भरोसा नहीं था, वे इन्हें खुद से छोटा समझते थे। इसलिए जिस इंडियन को भी ये अपने आर्मी में शामिल करते थे उन्हें बस सिपाही की ही पोस्ट दी जाती थी। बड़े ऑफिसर्स की पोस्ट सिर्फ अंग्रेजों को ही दिया जाता था। लेकिन ये सब जानते हुए भी इंडियन सिपाही की पोस्ट में आसानी से ज्वाइन हो जाते थे, क्योंकि उस समय लोगों को खाने पीने की बहुत दिक्कत होती थी और सिपाही बनने पर खाने की दिक्कत खत्म हो जाती थी और महीने में उन्हें अलग से 7 से 8 रुपए मिलते थे। इसी कारण से इंडियंस ब्रिटिश आर्मी में आसानी से ज्वाइन हो जाते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी में ब्रिटिश कम और इंडियंस ज्यादा हो गए थे। उस आर्मी में मात्र 45,000 के आसपास ब्रिटिश सोल्जर्स थे, जबकि 2 लाख से भी अधिक इंडियन सोल्जर्स थे। जब ये डेटा ब्रिटिश मिलिट्री ऑफिसर को पता चलता है तो वे गवर्नर जनरल डलहौजी को वार्न भी करते हैं कि आप एक तो इंडियंस की ही जमीन को हड़प रहे हैं और ऊपर से उन्हीं को अपनी फौज में भर्ती कर रहे हैं। अगर ये कभी विरोध पर उतर आए तो इन्हें संभालना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी को प्रिंसली स्टेट जिन पे ईस्ट इंडिया कंपनी की मनमानी नहीं चल पा रही थी उसे हड़पने का जिम्मा इन्हें मिला था। प्रिंसली स्टेट जहाँ राजा और निजाम रूल कर रहे थे उनमें ये एक चीज कॉमन देखते हैं कि कई राजाओं का कोई बेटा नहीं है। लॉर्ड डलहौजी इसी चीज का फायदा उठाना चाहते थे और 1848 में वे एक नया नियम लेके आते हैं जिसका नाम था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इस नियम के अनुसार अगर किसी राजा का कोई बेटा नहीं है तो उस राजा के डेथ के बाद उसका पूरा राज्य ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में आ जाएगा, और अगर उसने किसी को गोद लिया है तो उसे वह सिर्फ अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी दे सकता है, ना कि पूरा राज्य। इस नियम को पूरे भारत में 1848 में लागू कर दिया जाता है, और इस नियम के लागू होने के बाद कई स्टेट्स जिसमें झांसी भी शामिल था वे सारे अंग्रेजों के कंट्रोल में आ जाते हैं, क्योंकि उन स्टेट्स के राजाओं का कोई अपना बेटा नहीं था। झांसी में महाराजा गंगाधर राव की शादी मणिकर्णिका से हुई थी और शादी के बाद मणिकर्णिका का नाम महारानी लक्ष्मीबाई में बदल गया था। इनका एक बच्चा था जिसकी 4 महीने बाद डेथ हो गई थी, तो ये अपने भाई आनंद राव के बच्चे को गोद ले लेते हैं। और जब महाराजा की भी मौत हो जाती है तो लॉर्ड डलहौजी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लगा के झांसी को अपने अंडर में ले लेते हैं, और महारानी लक्ष्मीबाई को हर महीने 60,000 रुपए की पेंशन दी जाने लगती है। उस समय तो रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों को कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं करती, लेकिन वे बाद में करती है, और वे क्या दिक्कत करती है ये हम वीडियो में आगे जानेंगे। झांसी की ही तरह बहुत सारे राजाओं को अपना राज्य डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के कारण खोना पड़ा था, और ये अंग्रेजों के खिलाफ कुछ ज्यादा बोल भी नहीं पाते थे क्योंकि इनके पास अंग्रेजों की तरह एडवांस हथियार नहीं थे। और इंडिया में विलियम कैरी नाम का एक ब्रिटिशर आया था जिसने बैप्टिस्ट मिशनरी सोसाइटी को यहाँ सेटअप किया था, जो क्रिश्चियनिटी को सपोर्ट करता था। लेकिन भारत में लोग इससे बचने के लिए अपना खुद का एक नियम बना लिए थे कि जो लोग भी क्रिश्चियन में कन्वर्ट होंगे उन्हें सोसाइटी से निकाल दिया जाएगा और उन्हें उनके हिस्से की प्रॉपर्टी भी नहीं दी जाएगी। अंग्रेजों को जब इस बारे में पता चलता है तो वे 1850 में एक नया नियम लेके आते हैं जिसका नाम था द रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट, जिसके अनुसार जो भी अपना धर्म परिवर्तन करेगा उसका अपने पूर्वज की प्रॉपर्टी पर पूरा हक होगा। लोग इसका भी विरोध करते हैं लेकिन कुछ नहीं होता। अंग्रेजों के नए नए नियम से राजा तो परेशान थे ही, उनके साथ साथ भारत के जो आम लोग थे वे भी परेशान थे।
ब्रिटिशर्स यहाँ और भी नए नए नियम लेके आते हैं जो यहाँ के लोगों को पसंद नहीं था। जैसे कि 1856 में ये हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट लेके आते हैं, जिसके अनुसार जो विधवा होती थी जिनकी शादी दोबारा नहीं हो सकती थी वे अब दोबारा शादी कर सकती थी और उनका जो प्रॉपर्टी पे हक हुआ करता था वो भी उन्हें दिया जाएगा। वही सेम ईयर 1856 में ब्रिटिशर्स एक और नया नियम लेके आते हैं जिसका नाम था जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट, जिसके अनुसार अगर जरूरत पड़े तो सिपाहियों को दूसरे देश भी भेजा जा सकता है। लेकिन भारत के ट्रेडिशन में था कि जो भी समुद्र पार कर लेता था उसे अछूत माना जाता था और उसे उसके सोसाइटी से निकाल दिया जाता था। इसलिए ब्रिटिशर्स जो नया नियम ला रहे थे उससे जो लोग सिपाही में थे वे भी गुस्सा थे और जो आम लोग थे वे भी गुस्सा थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स इनके रीति रिवाज में बदलाव कर रहे थे। सिपाही में जो लोग थे वो और भी तब भड़क जाते हैं जब ब्रिटिशर्स इनके लिए जनवरी 1857 में एक नया राइफल मंगवाते हैं। इस राइफल का नाम था P53 इनफील्ड राइफल। भारतीय सिपाहियों का प्रॉब्लम राइफल से नहीं था बल्कि इसके बुलेट यानी कि गोली से था। इस नई राइफल की जो बुलेट थी उसमें गन पाउडर पहले से लगा होता था और इसे पेपर की मदद से कवर किया जाता था, लेकिन पेपर के फटने के डर से इस पे एक और लेयर लगाया जाता था और वह लेयर जानवरों के चर्बी से बनाया जाता था। इस लेयर की मदद से कार्ट्रिज बारिश या मॉइस्चर में जल्दी खराब नहीं होते थे। कार्ट्रिज इस बुलेट के पूरे सिस्टम को कहा जाता था। गोली चलाते समय जो सिपाही होते थे वे अपने मुंह से चर्बी के लेयर को काट कर हटाते थे और फिर उस कार्ट्रिज में जो गन पाउडर होती थी उसे वे अपने राइफल में डालते थे। इस कार्ट्रिज के बारे में एक ब्राह्मण सिपाही को कहीं से ये बात पता चलती है कि इसे गाय और सुअर की चर्बी से बनाया गया है और वह ये बात अपनी पूरी बटालियन को बता देता है कि जो आप मुंह से काट कर गोली चला रहे हैं वह गाय और सुअर की चर्बी से बना है। अब इस वजह से जो हिंदू और मुस्लिम सिपाही थे वे दोनों परेशानी में आ जाते हैं क्योंकि ये इनके धर्म के विरोध में था और अगर ये उस कार्ट्रिज को यूज करते तो इन्हें इनके सोसाइटी से निकाल दिया जाता। इसलिए ये सिपाही जिनका रेजिमेंट द 34th रेजिमेंट बंगाल नेटिव था वे अपने ऑफिसर के पास इस राइफल को ना चलाने का विरोध करने लगते हैं। इस चीज को कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिशर्स 27 जनवरी 1857 में ये लागू कर देते हैं कि सिपाहियों को कार्ट्रिज बिना उस लेयर के लगाए हुए दिया जाएगा और उन्हें उसके ऊपर खुद से ग्रीस लगाने की ट्रेनिंग दी जाएगी और ब्रिटिशर्स इनसे ये भी कहते हैं कि इसे मुंह से काटने के बजाय हाथ से काट कर इसका यूज करो। लेकिन इंडियंस को ब्रिटिशर्स पर भरोसा नहीं था और ये जानवरों की चर्बी वाली बात हर जगह फैल चुकी थी और अगर ये अंग्रेजों की बात मानते तो इन्हें इनकी सोसाइटी से बाहर कर दिया जाता। इसलिए उस रेजिमेंट के जो भारतीय सिपाही थे वे अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाने का फैसला करते हैं। इसके बाद 29 मार्च 1957 को लेफ्टिनेंट हेनरी बर्ग उसी रेजिमेंट की ओर कोई काम से जा रहे थे। उसी समय मंगल पांडे नाम का एक भारतीय सिपाही जो अपने इन्फेंट्री में अकेला लेफ्ट राइट मार्च कर रहा था ये अपने साथियों से कह रहा था कि आगे आओ ये तुम्हारे धर्म की बात है, लेकिन उसके साथ कोई नहीं आता। तो फिर ये गुस्से से कहता है कि अब जो कोई भी अंग्रेज मेरे सामने आएगा उसे मैं गोली मार दूंगा। उसी समय लेफ्टिनेंट हेनरी बर्ग उनके सामने से आ रहा था। मंगल पांडे उसे देखते ही उस पर गोली चला देते हैं, लेकिन गोली उसके घोड़े को लगती है और वह अपने घोड़े के साथ नीचे गिर जाता है। इसके बाद मंगल पांडे अपनी तलवार उसके गले और हाथ पर चला देते हैं। फिर वहाँ और भी अंग्रेजी ऑफिसर्स आ जाते हैं और वे इंडियन सिपाहियों को मंगल पांडे को पकड़ने को कहते हैं, लेकिन कोई आगे नहीं आता। तब अंग्रेजी ऑफिसर्स कहते हैं कि अगर कोई आगे नहीं आएगा तो वे उन पर गोली चला देंगे। जब मंगल पांडे को लगता है कि वे पकड़े जाने वाले हैं तो वे खुद को शूट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी जान नहीं जाती, वे घायल हो जाते हैं और फिर उन्हें पहले हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है, उसके बाद उन्हें जेल ले जाया जाता है और 8 अप्रैल 1857 को उन्हें फांसी की सजा सुना दी जाती है। मंगल पांडे भारत के पहले वे शहीद थे जिन्होंने अंग्रेजों पर अकेले अटैक कर दिया था और वे जिस रेजिमेंट में थे उस पूरे रेजिमेंट को अंग्रेज हटा देते हैं। लेकिन इस विद्रोह के चर्चे पूरे भारत में फैल चुके थे और भारत में कई जगह भारतीय सिपाही उस कार्ट्रिज को यूज करने से इनकार कर दे रहे थे। कुछ दिन बाद यानी कि 24 अप्रैल 1857 को मेरठ में एक ब्रिटिश ऑफिसर अपने 90 सिपाहियों की एक रेजिमेंट को जो नए कार्ट्रिज आए थे उसे यूज करना सिखा रहे थे, लेकिन 90 में से 85 सिपाही उस कार्ट्रिज को यूज करने से इनकार कर देते हैं। इससे ब्रिटिश ऑफिसर्स बहुत गुस्सा हो जाते हैं और वे उन सिपाहियों को भरे ग्राउंड में बुलाते हैं जो उस नए कार्ट्रिज को यूज करने से मना कर रहे थे। वहाँ उनके रिलेटिव्स और दोस्तों को भी बुलाया जाता है और उन सबों के सामने उन सिपाहियों का कोर्ट मार्शल किया जाता है, उनका पीछे से शर्ट फाड़ा जाता है और उनके हथियार भी छीन लिए जाते हैं और उन्हें 10-10 साल की सजा सुना दी जाती है। ये सारी चीजें इनके साथी वहीं खड़े होकर देख रहे थे और उन्हें अंग्रेजों पर बहुत गुस्सा भी आ रहा था। अंग्रेज ये सब सारी चीजें इसलिए कर रहे थे ताकि दोबारा कोई उनका ऑर्डर मानने से इनकार ना करे और यही उनकी बहुत बड़ी गलती थी क्योंकि यहाँ अंग्रेजों ने अपनी सारी हदें पार कर दी थी। जो 85 सिपाही जेल में बंद थे उनके दोस्त 10 अप्रैल 1857 को जेल में घुसकर वहाँ से उन्हें निकाल लाते हैं और साथ ही साथ बाकी जो भी इंडियंस वहाँ कैद थे उन्हें भी ये वहाँ से निकाल देते हैं और वहाँ जितने भी गन और बारूद वगैरह
वगैरह थी वो सब ये वहाँ से लेके निकल जाते हैं। ये सब उसी रात वहाँ से दिल्ली के लिए निकल जाते हैं और 11 अप्रैल की सुबह में वे दिल्ली पहुँचते हैं। दिल्ली में जो भी इंडियन सिपाही थे उन्हें ये अपनी कहानी बताते हैं और उन्हें भी अपने साथ मिला लेते हैं और वहाँ जितने भी ब्रिटिश ऑफिसर्स थे उन पर ये मिलकर अटैक कर देते हैं। उन सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स को दिल्ली छोड़कर भागना पड़ जाता है। दिल्ली में एक जगह थी द ग्रेट मैगजीन जहाँ सारे हथियार रखे हुए थे, वे वहाँ से सब लूट लेते हैं। ये क्रांतिकारी जो इंडियन सिपाही थे उनका कोई लीडर नहीं था, इसलिए वे लाल किला जाते हैं बहादुर शाह जफर के पास और वे उनसे अपना लीडर बनने को कहते हैं। लेकिन बहादुर शाह जफर अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा नहीं होना चाहते थे, तो इंडियन क्रांतिकारी जो थे वे इन्हें शहंशाह हिंदुस्तान बनाने का वादा करते हैं। वे इनसे कहते हैं कि भारत पर दोबारा मुगल सल्तनत का झंडा लहरेगा। ये सुनने के बाद बहादुर शाह जफर मान जाते हैं और बाकी जो इंडिया में रूलर्स थे उन्हें ये लेटर लिखते हैं कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने का टाइम आ गया है और अब हम सबको एकजुट होना होगा। बहादुर शाह जफर की उम्र बहुत हो गई थी, वे 82 इयर्स के हो चुके थे, इसलिए जो एक्चुअल कमान संभाल रहे थे वे थे सूबेदार बख्त खान। ये ब्रिटिश आर्मी में 40 साल से थे। कुछ ही दिनों में दिल्ली में जो इंसिडेंट हुआ था वह पूरे भारत में फैल जाता है और जगह जगह पर रिवॉल्ट होने लगते हैं। ये रिवॉल्ट सिर्फ सिपाही नहीं कर रहे थे बल्कि वे राजा भी कर रहे थे जिनका साम्राज्य अंग्रेजों ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लगाकर हड़प लिया था। ये जो रिवॉल्ट हो रहा था वो ज्यादातर यूपी और इसके आसपास हो रहा था। भारत के कई राज्यों ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था, लेकिन फिर भी मामला अंग्रेजों के हाथ से निकल रहा था, इसलिए यूके से वे अपने 2000 सिपाहियों को मंगवाते हैं। ब्रिटिशर सबसे पहले यूपी को टारगेट करते हैं और बाद में फिर दिल्ली को, क्योंकि दिल्ली में बहादुर शाह जफर थे। वहाँ ये बहादुर शाह जफर के दोनों बेटे और एक पोते को मार देते हैं और बहादुर शाह जफर को उम्र कैद कर लिया जाता है और 21 सितंबर 1857 को दोबारा से ये दिल्ली को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। ये सब जब इधर हो रहा था तब कुछ क्रांतिकारी झांसी चले जाते हैं जहाँ अंग्रेजों का कब्जा था और लक्ष्मीबाई को बस हर महीने पेंशन दी जाती थी। ये क्रांतिकारी झांसी के किले और उसके खजाने पर कब्जा कर लेते हैं और वहाँ वे लगभग 40 से 60 अंग्रेजों को मार डालते हैं। उसके बाद जून 1857 में ये क्रांतिकारी वहाँ से खजाना लूटकर भाग जाते हैं। उस समय झांसी को कोई रूल करने वाला नहीं था, तो लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से कहती है यहाँ कोई रूल करने वाला नहीं है तो झांसी को मैं देखती हूँ और अंग्रेज इसके लिए मान जाते हैं। उस समय रानी लक्ष्मीबाई किले को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले लेती है और अपने सैनिकों को किले के बाहर तैनात कर देती है और 23 मार्च 1858 में जब ब्रिटिश झांसी पर अपना कंट्रोल लेने आते हैं तो महारानी लक्ष्मीबाई इन पर हमला कर देती है। तात्या टोपे भी इसमें रानी लक्ष्मीबाई की मदद करते हैं, लेकिन अंग्रेजों के पास काफी एडवांस हथियार थे, उनका सामना करना मुश्किल था, इसलिए आधी रात में ही रानी लक्ष्मीबाई को अपने बेटे दामोदर को लेकर किले से बाहर निकलना पड़ता है। 17 जून 1858 को ग्वालियर में झांसी की रानी तात्या टोपे और बहुत से क्रांतिकारियों का सामना दोबारा अंग्रेजों से होता है। वहाँ लगभग 5000 से भी अधिक क्रांतिकारियों की जान चली जाती है और रानी लक्ष्मीबाई भी अंग्रेजों से बड़ी बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो जाती है। वे अंग्रेजों से इस तरह लड़ी थी कि खुद अंग्रेज भी उनकी तारीफ करते थे। धीरे धीरे जो भी क्रांतिकारी बचे थे उन्हें या तो अंग्रेज मार देते थे या उन्हें धन का लालच देके पीछे हटने को कहते थे और इस तरह ब्रिटिशर्स फिर से भारत पर अपना कंट्रोल ले लेते हैं। 1857 की रिवॉल्ट में अंग्रेज लगभग हार ही चुके थे, लेकिन भारत इसमें कामयाब नहीं हो पाता क्योंकि कई राज्यों ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था और कई राजाओं ने अपने फायदे के लिए अंग्रेजों का साथ भी दिया था और जो भी क्रांतिकारी थे उनका कोई प्रॉपर लीडरशिप प्लान नहीं था और सब अपनी अलग अलग लड़ाइयाँ लड़ रहे थे। उन्होंने एकजुट होकर अंग्रेजों का सामना नहीं किया था। यही कुछ रीजंस थे जिनकी वजह से क्रांतिकारियों को 1857 की रिवॉल्ट में सफलता नहीं मिली थी। ये रिवॉल्ट जब शांत होता है तो ब्रिटिश गवर्नमेंट इस रिवॉल्ट के होने का जिम्मेदार ईस्ट इंडिया कंपनी को ठहराती है और फिर ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से निकाल दिया जाता है और ब्रिटिश गवर्नमेंट खुद भारत पर अपना कंट्रोल ले लेती है। 2 अगस्त 1858 को ब्रिटिश गवर्नमेंट यूके के पार्लियामेंट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 लेके आती है। उस दिन से अंग्रेजों की जो प्राइवेट कंपनी थी जिसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी था वह भारत से निकल जाती है और इनकी गवर्नमेंट भारत पर अपना कंट्रोल ले लेती है। अब इस वीडियो में हम इतना ही जानेंगे, इसके आगे की कहानी हम इस वीडियो के सेकंड पार्ट में जानेंगे कि ये जो नया एक्ट आया था उससे भारतीयों को कुछ फायदा मिला था या नहीं और अंग्रेजों ने क्यों जानबूझकर कांग्रेस पार्टी को बनाया था और इंडियंस दोबारा अंग्रेजों के खिलाफ वॉर क्यों स्टार्ट कर देते हैं और इन्हें 1947 में अंग्रेजों से आजादी कैसे मिलती है और उस आजादी के लिए भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी जैसे बड़े बड़े नेताओं ने क्या किया था, ये सब जानेंगे वीडियो के सेकेंड पार्ट में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें।